दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूंगा नागपुर की हिंसा, क्या भाजपा सरकार जिम्मेदार। दोस्तों सोमवार की शाम को नागपुर के अंदर एक बहुत बड़ी हिंसा हुई। इस हिंसा में आम नागरिकों को, जो स्थानीय निवासी थे, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया गया। वाहनों में तोड़फोड़ हुई, वाहनों में आगजनी हुई और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को माना है कि उस हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी घायल हुए। एक पुलिसकर्मी पर कुल्हाड़ी से वार हुआ और वहां पर रखी हुई जेसीबीओ को आग लगा दी गई, वहां पर रखी हुई क्रेन्स को आग लगा दी गई और बड़ी संख्या में दोपहिया और 4 पहिया वाहन फूके गए। दोस्तों दरअसल ये हमला इस तरीके से हुआ, आपको याद होगा पिछले कुछ समय से एक मुगल आक्रांता जो अपने क्रूर शासन के लिए जिम्मेदार है, औरंगजेब, जिसने न केवल हिंदू धर्म मानने वालों पर बहुत अत्याचार किए, उसने अपने परिवार के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर और अपनी बहनों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। उसके खिलाफ खास तौर से हिंदू समुदायों में आक्रोश है। उसकी कब्र महाराष्ट्र में स्थित है। हिंदू समुदाय लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे क्रूर आक्रांता की कब्र को, जिसने न केवल हिंदू समुदाय के ऊपर अत्याचार किए बल्कि उसने अपने पिता के ऊपर भी अत्याचार किए, अपने भाई की गर्दनें काटी, अपनी बहनों पर भी अत्याचार किए, उसकी कब्र को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए। मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करूंगा कि ये मांग जायज़ है या ये मांग नाजायज़ है। मैं इस बात पर भी कोई बात नहीं करूंगा कि वो कब्र हटनी चाहिए या वो कब्र नहीं हटनी चाहिए। ये मेरे आज की बातचीत का विषय नहीं है। फिलहाल हुआ ये कि उसके कब्र की हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्थानीय प्रशासन को एक नोटिस दिया कि वो इसको हटाने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन करने वाले। काफी दिनों से जब से मांग उठ रही है, उधर मुस्लिम पक्ष के लोग, अनेक मौलाना, अनेक राजनीतिक, मुस्लिम राजनीतिक ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा करना गलत है और इन भाजपा की या विश्व हिंदू परिषद की या बजरंग दल की या ऐसे हिंदू नेताओं की ये मांग गलत है। और उनका कहना है कि वो औरंगजेब भारत का ही एक शासक था, भले ही वो मुगल आक्रांता था, लेकिन वो मानते हैं कि वो हमारा आदर्श था। हालांकि मैंने ऐसे मुस्लिम विद्वानों को भी सुना जो उन लोगों की आलोचना करते हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन फिलहाल बहुमत में मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की इस मांग का विरोध कर रहा था और उसने साफ कहा कि उस आक्रांता की, उस क्रूर शासक की, जिसको लोग डकैत भी कहते हैं, जिसको लोग लुटेरा भी कहते हैं, जिसको लोग क्रूर भी कहते हैं, उसकी कब्र से यदि किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो उन्होंने कहा कि हम इसका तगड़ा विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। स्वाभाविक है कि जब दो पक्ष आमने सामने है, एक पक्ष एक मांग कर रहा है, दूसरा पक्ष उस मांग का विरोध कर रहा है और एक पक्ष उस अपनी मांग को लेकर जुलूस या प्रदर्शन कर रहा है, तो पुलिस या प्रशासन का और सरकार का ये कर्तव्य है या तो प्रदर्शनकारियों को इजाज़त ना दे प्रदर्शन करने की, उनसे कहे कि आपको इजाज़त नहीं है क्योंकि इस प्रदर्शन से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है या हिंसा हो सकती है। और यदि आपने इजाज़त दे दी है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उन प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा हो, उन पर कोई हमला ना करे। फिलहाल वो प्रदर्शन कर दे, उनका जो भी ज्ञापन है वो ले लिया जाए और उसके बाद वो सुरक्षित वापस चले जाएं। यदि राज्य सरकार ने, उन्हें प्रशासन ने उनको प्रदर्शन करने की इजाज़त दी है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। लेकिन नागपुर में हुआ ये कि वो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने तो आए, लेकिन जैसे ही वो एक खास मजहबी स्थल के सामने से गुजरे
अचानक वहां से भीड़ निकली और उस भीड़ ने वो उन प्रदर्शनकारियों पर, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग थे, उन पर हमला कर दिया। लेकिन ये हमला यही नहीं रुका। ऐसा नहीं था कि बस ये उन प्रदर्शनकारियों पर हमला होता। उसके बाद उन्होंने वहाँ स्थानीय जो कॉलोनी थी वहाँ पर चुन चुन कर उन लोगों के घरों पर हमला किया जो उसी समुदाय के थे जिस समुदाय के बजरंग दल के लोग हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। उनके घरों में आग लगाई गई, उनके घरों को लूटा गया, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ बदतमीजियाँ हुई। वहाँ पर गलियों में, घरों में, सड़क के बाहर, सड़क पे, मकान के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उन्हें आग लगा दी गई। जो दो पहिया बाहर खड़े हुए थे आग लगा दी गई। वहाँ जेसीबी खड़ी हुई थी उनको आग लगा दी गई। कुछ क्रेन खड़ी हुई थी उनको आग लगा दी गई। और सिर्फ यही स्थिति नहीं हुई है, वहाँ जो पुलिस मौजूद थी उस पुलिस पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ। पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने माना कि उनके हमले में 33 पुलिस अधिकारी घायल हुए। दोस्तों, नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का चुनावी क्षेत्र है। नागपुर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इलाका है, का क्षेत्र है। नागपुर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। नागपुर के अंदर इसी 30 मार्च को प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि यदि नागपुर देवेंद्र फडणवीस का इलाका है, यदि नागपुर नितिन गडकरी का इलाका है, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और नागपुर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और आपने कुछ संगठनों को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को, यदि प्रदर्शन की इजाजत दे दी थी तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करी? दूसरी बात मेरा कहना यह है कि जब राज्य सरकार को यह मालूम थी कि इस मांग का दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं, तो आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करी कि ना ये पक्ष दूसरे पक्ष पर और ना दूसरा पक्ष इस पक्ष पर कोई हमला न कर पाए? और यदि वो टकराते हैं, यदि वो हमला करते हैं, तो पर्याप्त पुलिस बल मौजूद क्यों नहीं था? और यदि पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था, पुलिस बल मौजूद था, तो पुलिस बल ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिस तरीके से पुलिस वालों की गाड़ियां को आग लगाया गया, तो ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन ने हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करी। और यह हिंसा थोड़ी बहुत देर नहीं हुई, 2 घंटे तक स्थानीय कॉलोनी के अंदर लूटमार होती रही, वाहन चलते रहे। एक फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने यहाँ तक कहा कि हम लोगों के घरों की आग ना बुझा सके, हम वाहनों की आग न बुझा सके, इसलिए लोगों ने जैसे ही हम वहाँ आग बुझाने पहुंचे हमारे वाहनों को घेर लिया और दमकल वाहनों में आग लगा दी, ताकि जिन घरों को उन्होंने फूका है वो फूक जाए, जिन गाड़ियों में उन्होंने आग लगाई है वो आग लग जाए। मेरा कहना है कि जो मौजूद पुलिस बल था वो वहाँ पर क्या कर रहा था? दोस्तों, ये बात प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूँ, अब से कुछ दिन पहले आपने उत्तर प्रदेश में संभल का नाम सुना होगा, जहाँ संभल में एक न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस अधिकारी, दोनों पक्षों के वकील, दोनों पक्षों के कुछ संभ्रांत लोग एक विवादित परिसर में गए। प्रशासन को इस बात की आशंका थी कि वहां टकराव हो सकता, और वहां ऐसा हुआ कि कई हजार लोगों की भीड़ ने उस विवादित परिसर को घेर लिया। और उस भीड़ की मंशा यह थी कि इस परिसर के अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो एक पक्ष के वकील हैं, उनको जान से मार दिया जाए। कहते हैं कि इस भीड़ को कुछ स्थानीय नेताओं ने प्रायोजित किया।
आरोप उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक दल पे भी है। कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक स्थानीय जनप्रतिनिधि था जिसने भीड़ को उकसाया और जिसने भीड़ को उस परिसर के चारों ओर बुलवाया और उस भीड़ को उन पुलिस अधिकारियों पर, उन प्रशासनिक अधिकारियों पर, वहाँ पर मौजूद लोगों पर और वहाँ पर मौजूद वकीलों पर हमला करने के लिए उकसाया। लेकिन जितनी भी फोर्स थी उसने बड़ी बहादुरी से काम लिया। उसने न केवल दोनों पक्षों के वकीलों को, दोनों पक्षों के लोगों को और तमाम लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, बल्कि हिंसक भीड़ को बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया और हिंसक भीड़ को तितर-बितर कर दिया। हालांकि वहाँ भी कुछ पुलिस अधिकारियों के पर चोटें आई, लेकिन लोगों ने वीडियोज में देखा, लोगों ने मीडिया के फोटोज में देखा कि पुलिस अधिकारी भिड़ गए, अकेले भिड़ गए और उन्होंने हजारों की भीड़ को तितर-बितर किया। वो भीड़ चारों ओर से हमला कर रही थी, पत्थर फेंक रही थी। हालत यहाँ थी कि जैसे चारों ओर से भीड़ ने घेर रखा था, एक तरफ से भीड़ ने कुछ अपने ही लोगों को गोली मार दी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उनका मकसद ये था कि इनकी हत्या करके इनकी हत्या का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगा दिया जाए। लेकिन वहाँ मौजूद पुलिस बल ने बेहद बहादुरी का परिचय दिया। बाकी पुलिस बाद में आई, बाकी फोर्स बाद में आई, लेकिन उसने मौजूदा भीड़ को तितर-बितर कर दिया। और सिर्फ तितर-बितर नहीं कर दिया, उस हमले के बाद एक पल भी नहीं बीता था कि राज्य सरकार लखनऊ तक फोन खनखना गए और आदेश हो गया कि लखनऊ की संभल की स्थिति किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ना नहीं चाहिए। ना किसी हिंदू को मुसलमान हो नुकसान हो, ना किसी मुसलमान को नुकसान हो। फोर्स लगा दी गई और संभल के अंदर कुछ घंटों में स्थिति सामान्य कर दी गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उत्तर प्रदेश में संभल में उस वक्त जो प्रशासन मौजूद था उसको ये विश्वास था कि लखनऊ में जो सरकार बैठी है बाबा जी की, योगी जी की, वो उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना चाहती है, कानून का राज देखना चाहती है। उसका कहना है कि अपराधी का मतलब अपराधी है, अपराधी की कोई जात नहीं है और अपराधी का कोई धर्म नहीं है। अपराधी हिंदू है तो, अपराधी मुसलमान है तो, वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी हिंदू जाति का है, चाहे वो किसी भी मुस्लिम जाति का है, उसके साथ अपराधियों जैसा ही व्यवहार किया जाए। और हमने देखा है योगी जी के शासनकाल में किसी को भी नहीं बख्शा गया, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो हिंदू मुसलमानों में किसी भी जाति का है। तो प्रशासन को भरोसा था कि फिलहाल भले ही हम पे लखनऊ से आदेश ना हो, लेकिन हम इस भीड़ को कानून का राज स्थापित करने को जो कड़ी कार्रवाई करेंगे उसको हमारी सरकार का समर्थन प्राप्त होगा। क्या नागपुर में ऐसा नहीं था? क्या नागपुर में जो वहां पर फोर्स मौजूद थी, क्या उसको देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर यह भरोसा नहीं था कि यदि हम हिंसक लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस सरकार का हमें समर्थन मिलेगा और हमारे खिलाफ, हिंसक लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में कोई कार्रवाई तो नहीं कर दी जाएगी? क्या स्थानीय फोर्स का मनोबल इतना गिरा हुआ था कि वो हिंसक लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी? मैं तो इससे आगे की भी बात कह रहा हूं कि हमला सोमवार की शाम को हुआ और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज बुधवार का तीसरा पहर है। क्या अभी तक भी मैंने सोशल मीडिया पे या मीडिया में कोई ऐसा फोटो नहीं देखा, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी कि राज्य सरकार ने, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने हिंसक लोगों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की हो कि हिंसक लोग हिंसा करने से पहले 10 बार सोचें कि हमें हिंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी आप भी भाजपा के हैं और लखनऊ के अंदर जो सरकार बैठी है योगी जी वो भी भाजपा के हैं। आखिर आप दोनों की सरकारों में इतना फर्क क्यों है? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश का शासन का मनोबल इतना बढ़ा हुआ क्यों है कि उसे मालूम है कि हमें हिंसक लोगों के खिलाफ, हमें गुंडे लोगों के खिलाफ, हमें अपराधी और माफिया लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी का आदेश का इंतजार नहीं है।
हमें प्रदेश के मुखिया का समर्थन मिलेगा और आपके प्रशासन पर के अंदर विश्वास क्यों नहीं है? और यदि आपका ये मानना है कि आपकी ओर से खुली छूट है, तो आपने वहां पर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करी जो मूक दर्शक बने रहे? आखिर क्या कारण है? यदि वो पुलिस फोर्स कम था तो क्या आपने वहां के मौजूद आला दर्जे के अधिकारियों से पूछा कि जब दो पक्ष आमने सामने थे तो आपने स्थिति की गंभीरता का आकलन क्यों नहीं किया और क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि दोनों पक्ष आमने सामने आकर टकरा ना जाए और वहां पर किसी प्रकार की हिंसा ना हो जाए? तो दोस्तों, इसलिए हालांकि हिंसा हम लोगों ने करी, हिंसा कोई वहां पुलिस ने नहीं करी, हिंसा वहां प्रशासन ने करी, लेकिन मैं उस नागपुर की हिंसा के लिए देवेंद्र फडणवीस जी आपकी सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, मैं भाजपा की सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। जब आपको पता था कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग को लेकर दूसरा पक्ष नाराज है, वो कह रहा है कि हमें यह मांग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है, और यदि आपने प्रदर्शन की इजाजत दी तो आपने टकराव को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपने यदि आप प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा नहीं कर सकते थे तो आपने उनको प्रदर्शन की इजाजत क्यों दी, और इजाजत दी तो सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करी? देवेंद्र फडणवीस जी, सरकारें ऐसे नहीं चलती। सरकार चलाना जरूरी नहीं है कि आपने भाजपा की सदस्यता ले ली, आप भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए तो आप सरकार चलाना जानते हैं। सरकार चलाना सीखना है तो योगी जी से कोर्स कर लीजिए। सरकार चलाना सीखना है तो आसाम के मुख्यमंत्री, वो भाजपा के मूल कटा से नहीं आए, वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अपराधियों से कैसा निपटा जाए, वो जानते हैं गुंडे मवालियों माफियाओं से कैसे निपटा जाए। आप उनसे जाकर कोर्स कर लीजिए। ये भाजपा के लोगों के लिए भी चेतावनी है। यदि कोई नेता भाजपा का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून का राज स्थापित कर देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित कर देगा। हो सकता है वो भी सरकार इसी तरीके से चलाए जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग या कुछ और लोग चला रहे। अब देवेंद्र फडणवीस जी आरोप लगा रहे हैं कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी, क्योंकि जैसे ही प्रदर्शनकारी उस मजहबी स्थल के सामने को आए, एकदम से भीड़ निकलती है पूरी तैयारी के साथ। भीड़ के पास लाठी है, डंडे है, रॉड है, और दंगा करने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ है। इसका मतलब है पूरी तैयारी थी कि जैसे ही लोग सामने आएंगे हम उनके ऊपर हमला कर देंगे। और सिर्फ उन लोगों पर ही हमला नहीं हुआ, वो तो भाग लिए, पिटते हुए भाग लिए, उनकी खूब पिटाई हुई, पर उन प्रदर्शनकारियों पर जमकर हमले हुए, प्रदर्शनकारी बहुत घायल हुए। उसके बाद भी 2 घंटे तक वो लोग स्थानीय कॉलोनी में एक समुदाय विशेष के लोग, जिस समुदाय के बजरंग दल के लोग थे, जिस समुदाय के विश्व परिषद के लोग थे, उनके घरों को चुन चुन कर आग लगाते रहे, तोड़ते रहे, फूंकते रहे, लूटते रहे, उनके वाहनों में आग लगाते रहे। मतलब पूरी तरह तैयारी थी। लेकिन मैं फिर फडणवीस जी आपसे प्रश्न करता हूँ, आज आप कह रहा हो कि वह पूर्व नियोजित थी, क्या आपने ये बात पहले दिमाग में आपके क्यों नहीं आई कि हिंसा हो सकती है? आपके प्रशासन के दिमाग में क्यों नहीं ये बात पहले से आई कि हिंसा हो सकती है? और यदि बात दिमाग में थी तो आपकी सरकार ने, आपके प्रशासन ने हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं करी? निश्चित रूप से ये भाजपा की विफलता है, निश्चित रूप से ये भाजपा की सरकार की विफलता है, और निश्चित रूप से नागपुर की हिंसा के लिए जितने दोषी वो लोग हैं जिन्होंने वहां पर उन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शनकारियों पर हमला करा और उस कॉलोनी में एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों पर, उनके वाहनों पर हमला किया, उतने ही जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस जी आपकी सरकार। अब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ दंगा हुआ इसके लिए हिंदू नेता जिम्मेदार है। दोस्तों, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। दरअसल कांग्रेस पार्टी तो पहले ही उस रास्ते पर थी कि वो हमेशा आज़ादी के बाद से मानती है कि दंगे के नाम पर हमें हिंदुओं को दमन करना है, हमें दंगे के नाम पर हिंदुओं को पनिश करना है।
कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक बिल लाने का प्रयास भी किया गया कि जैसे ही कोई दंगा होगा, वो दंगा चाहे कोई भी करे, लेकिन उस दंगे के नाम पर वहाँ के हिंदुओं को दंडित किया जाएगा। अब उद्धव ठाकरे भी उसी राह पर है। अब उनकी राजनीति भी उसी राह पर है कि उनका यह मानना है कि जब चुनाव होगा तो हिंदू चूंकि जातियों में बंट जाता है, तो एक जाति, दो जाति, तीन जातियों का वोट तो हम ले ही लेंगे, लेकिन हिंदू विरोध के नाम पर हमें थोक रूप से इस मुस्लिम वोट को मिलेगा। इसलिए उनको ना तो वो वीडियो दिख रहे हैं जिसमें हिंसा करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, ना वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा है हिंसा करने वाले लोग कहाँ से निकले, ना उनको वो वीडियो देख रहे हैं कि जो हिंसा करने वाले लोग अपनी पोशाक से साफ पता लग रहा है वो कौन लोग हैं, ना वो अखबारों की, मीडिया के उन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि ये हमला किसने करा। तो उनके द्वारा हिंदुओं पर आरोप लगाए जाने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उनकी राजनीति अब इस तरीके की है, उन्हें मालूम है कि उन्हें हिंदू समुदाय से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। उन्हें मालूम है हिंदू आपस में लड़ता रहता है, ये हिंदू जातियों में बटा रहता है, इसलिए इस हिंदू की कमी है कि वो ब्राह्मण है उनको वोट मिला है, उसे ठाकुर को वोट मिला है, वहाँ सैनी को वोट मिला है, वहाँ दलित को वोट मिला है, वहाँ पिछले को वोट मिला है, को टिकट मिला है, हम इसको वोट दे देंगे, हम इसको वोट दे देंगे। तो उन्हें मालूम है आपका वोट तो वो ले ही लेंगे, आपको जातियों के नाम पे लड़ा के ले लेंगे, आपको आपस में लड़ा के ले लेंगे, लेकिन दूसरा वोट तब लेंगे जब वो आपको गालियां दे, आपके ऊपर आरोप लगाए। तो इसलिए मैं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के आरोपों पर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, लेकिन इस नागपुर हिंसा के लिए फिर यही कहूँगा, नागपुर हिंसा के लिए वो भी जिम्मेदार है जिन्होंने एक स्थल विशेष से निकलकर हिंसा करी। नागपुर की हिंसा के लिए नागपुर का स्थानीय पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है जिसने पर्याप्त कार्रवाई नहीं करी हिंसक लोगों के खिलाफ, और 2 घंटे तक वहाँ पर कॉलोनी में लोग लुटते रहे, लोग पिटते रहे, लोगों के घरों में आग लगाई जाते रही। और नागपुर के दंगा के लिए महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जिम्मेदार है जिसने ना प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा का इंतजाम किया और ना सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने का प्रयास किया। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ और चलते चलते फिर कह रहा हूँ, अंधभक्त बनने से कोई फायदा नहीं है। यदि भाजपा का नेता भी गलतियां कर रहे हैं तो उनको पहचानने की जरूरत है और इसके लिए उनको आरोपित किए जाने की भी जरूरत है। आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा, जाइए कहीं नहीं। और फिर एक अपील कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।